हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की इस क्लास में हम बात करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पारस्परिकता प्रमेय। पारस्परिकता प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? देखो, किसी द्विपार्श्विक रैखिक प्रतिबाधा, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। ऐसी प्रतिबाधाएं जिनमें धारा की दिशा परिवर्तित कर देने पर प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनको बाइलेटरल इम्पीडेंस, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहा जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये है कि कोई रेखीय जाल है, वो बाइलेटरल इम्पीडेंस, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त है। उस जाल में दो या दो से ज़्यादा लूप हैं, तो उसके अगर किसी एक लूप में विद्युत वाहक बल का स्रोत ई है, मान लो दो लूप है, फर्स्ट और सेकंड, एक में विद्युत वाहक बल का स्रोत ई है, उसके कारण दूसरे में अगर करंट फ्लो आई हो रही है, तो अगर उस विद्युत वाहक बल के स्रोत को आप दूसरे लूप में प्रतिस्थापित करोगे तो उसके कारण पहले लूप में प्रवाहित जो धारा है उसका मान क्या होगा? आई होगा, यानी आपस में ये क्या होंगे? बराबर। इस प्रमेय को क्या कहा जाता है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पारस्परिकता प्रमेय। एक के कारण दूसरे में धारा आई है, तो उसको दूसरे में रिप्लेस करोगे तो उसके कारण पहले वाले में धारा क्या होगी? आई होगी। या इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो अंतरित प्रतिबाधा के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफर इम्पीडेंस जेड टी पहले पढ़ा हुआ है हमने, 1-2, और एक होता है जेड टी 2-1। ठीक है, 1-2 को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 मतलब विद्युत वाहक बल का स्रोत पहले में और धारा दूसरे में। मान लिया पहले में विद्युत वाहक बल का स्रोत E1 है और उसके कारण दूसरे में धारा क्या प्रवाहित हो रही है? I2। इसी प्रकार 2-1, इसका मतलब EMF सोर्स है वो तो दूसरे में है, उसके कारण करंट किस में फ्लो हो रही है? पहले में। तो ये जो प्रमेय है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, वो ये कहती है कि ZT12 और ZT21 आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो या तो हम इस फॉर्म में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके रूप में इनको प्रूव कर लेंगे, और या फिर अब जो लिखा है मैंने अंतरित प्रतिबाधा के, इसके फॉर्म में हम इसको प्रूव कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो, प्रूफ। मान लिया एक कोई जाल है, उस जाल में एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है E और दो उसमें लूप हैं। ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है। इम्पेडेंस Z1, Z2, Z3। इसके कारण पहले लूप में फ्लो होने वाली करंट को इस डायरेक्शन में मान लूँ मैं I1, और दूसरे में फ्लो होने वाली करंट को मान लूँ मैं I2। तो लूप फर्स्ट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ से स्टार्ट किया, माइनस से प्लस प्लस, तो E माइनस धारा की दिशा में ऋणात्मक I1 क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z3। फिर Z3 में करंट I2 भी इधर जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस I2 Z3 इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, यहाँ से I2 Z3 की जो वैल्यू है, इन दोनों को उधर भेज दूँ, हो जाएगा I1 Z1 प्लस Z3 माइनस E। इक्वेशन फर्स्ट दे दूँ। सिमिलरली लूप सेकंड में KVL से करंट I2 फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में विभवांतर ऋणात्मक, तो माइनस I2 इंटू हो जाएगा Z2 प्लस Z3। फिर हम ऐसे जा रहे हैं, इसमें करंट I2 इस डायरेक्शन में आ रही है, नहीं हमारे जाने के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, तो वो हो जाएगा प्लस I1 इंटू Z3 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन से सोल्व करके हम I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम I1 की वैल्यू यहाँ से उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? I1 की वैल्यू आएगी Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू I2। ये सेकेंड, ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड इम्प्लाइज। पुट करेंगे तो I2 इंटू Z3 वैल्यू आ गई Z1 प्लस Z3 इंटू I1 की वैल्यू ये रख दी जाए Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3। ठीक है, इंटू I2
और माइनस ई, ये I1 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, अब इसको इधर ले लूँ मैं, उसको इस साइड ले आऊँ तो ई हो गया, इसको उधर भेज दिया, पूरे में I2 कॉमन आ गया। I2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया देखो, Z1 Z2 Z1 Z3 Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर अपॉन Z3, इसको उधर भेज दिया तो ये हो गया माइनस का Z3, यानी E इज इक्वल टू I2। इसमें क्या होगा, Z3 एलसीएम आ जाएगा, ये तो सेम रह जाएगा, फिर Z3 अपॉन 1 है तो ये हो जाएगा Z3 का स्क्वायर, Z3 स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ Z1 Z2 Z1 Z3 और Z2 Z3। ठीक है, यानी ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब जो वैल्यू अपने पास I2 की आ रही है, इसको सोल्व करने पे I2 की वैल्यू आ गई आपके पास Z3E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 3। ठीक है, ये तो जब पहले में आपने ई वोल्टेज सोर्स माना तो उसके कारण दूसरे में फ्लो होने वाली करंट आपने कैलकुलेट कर ली, और वो क्या आ गई I2। सेकेंड, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब अगर हम ऐसा माने कि विद्युत वाहक बल के स्रोत को मान लें दूसरे में, नाउ अब ऐसा मान लें विद्युत वाहक बल का स्रोत ये ई, ये पहला लूप था, ये दूसरा लूप Z1 Z2 और Z3। इसके कारण इसमें करंट मान लेता हूँ I2 डैश, और इसमें करंट मान लिया I1 डैश। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं हम, यहाँ मैंने ऐसे मानी थी, मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे मान ली, तो डायरेक्शन अलग आ रही है तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब इसके लिए लूप 1, लूप फर्स्ट में KVL से, फर्स्ट में KVL लगाया आपने, यहाँ से स्टार्ट किया, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस I1 डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डैश इंटू Z3 इज इक्वल टू 0। हमने कैलकुलेट की थी पहले के कारण दूसरे में करंट, अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे करंट पहले, मतलब I1 डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I1 डैश की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो होगी Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू क्या आ जाएगा I2 डैश, ये हो गई इक्वेशन 4। फिर सिमिलरली लूप सेकंड में KVL से, लूप सेकंड में KVL हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, माइनस से प्लस, प्लस हो जाएगा E, फिर करंट की डायरेक्शन में माइनस I2 डैश इंटू Z2 प्लस Z3। ठीक है, फिर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में, हम ऐसे आ रहे तो ये हो जाएगा प्लस का I1 डैश इंटू Z3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें I2 डैश के, और वो पुट कर दें यहाँ, तो यहाँ से देखो I2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो होगी E प्लस I1 डैश इंटू Z3 अपॉन क्या आ जाएगा Z2 प्लस Z3। ठीक है ना, इसको राइट साइड में ले गए, ये पॉजिटिव हो गया, इसे डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 इम्प्लाइज I1 डैश की वैल्यू I1 डैश Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ठीक है, I2 डैश की वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ये वाली, तो इसका मतलब वहाँ क्या क्या आ जाएगा देखो, E अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू क्या आ जाएगा I1 डैश। इसको और सोल्व करें आगे, इम्प्लाइज I1 डैश वाला ये जो है इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में I1 डैश
कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया 1 माइनस ये जो आ रहा है Z3 अपॉन ये इंटू ये, तो माइनस आ जाएगा Z3 का स्क्वायर अपॉन ये है Z1 प्लस Z3 इंटू हो जाएगा ये है Z2 प्लस Z3। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बच गया अपने पास Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू आ गया Z2 प्लस Z3। करें सोल्व, लेफ्ट हैंड साइड में इम्प्लाइज I1 डैश एलसीएम ये आ जाएगा Z1 प्लस Z3 इंटू आ जाएगा Z2 प्लस Z3। तो इसका मतलब 1 से डिवाइड होगा, ये क्या बनेगा देखो Z1 Z2 Z1 Z3 फिर Z3 Z2 और Z3 का स्क्वायर, फिर इससे आ जाएगा माइनस Z3 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आ गया Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 इंटू ई। ये डिनोमिनेटर तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, तो I1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी Z3 अपॉन Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 इंटू क्या आ गया ई। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन 7। तो इस प्रकार हमने ये कैलकुलेट कर लिया I1 डैश। ये I1 डैश तब है जब आपने दूसरे लूप में विद्युत वाहक बल का स्रोत माना और उसके कारण करंट किसमें फ्लो हो रही है, पहले वाले में। अब देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, I2 की वैल्यू आ रही है Z3 अपॉन Z1 Z2 सेम, ये आ रही है, तो ऐसा लिख दूँ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 इम्प्लाइज I2 इज इक्वल टू क्या आ गया I1 डैश। अर्थात पहले में वोल्टेज सोर्स माना उसके कारण दूसरे में करंट, या दूसरे में वही वोल्टेज सोर्स माना उसके कारण पहले में फ्लो होने वाली करंट, आपस में वो क्या होंगी सेम। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। या फिर हमने ZT के फॉर्म में लिखा था, तो ZT12 क्या था E1 अपॉन I2 और ZT21 क्या था E2 अपॉन I1। तो पहले ZT12 अगर मैं लिखूं, E1 मतलब पहले में वोल्टेज सोर्स E, उसके कारण करंट कौन से में दूसरे में करंट हमने क्या मानी थी I2 E अपॉन I2। तो इस इक्वेशन से E अपॉन I2 की वैल्यू आप लिखोगे तो वो क्या आ जाएगी Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इसी प्रकार आप ZT21 कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा E2 अपॉन I1, वोल्टेज सोर्स कौन से में दूसरे में क्या है E, और करंट उसके कारण पहले में क्या मानी है I1 डैश, E अपॉन I1 डैश, E अपॉन I1 डैश आप इस इक्वेशन से लिख दो। ठीक है क्या, E अपॉन I1 डैश इस इक्वेशन से आ गया, तो E अपॉन I1 डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, इस इक्वेशन से वो आ जाएगी Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन आ जाएगा Z3। जबकि यहाँ से ZT12 की वैल्यू क्या आ रही थी E अपॉन I2, सॉरी ये भी अपोजिट लिख दिया मैंने, ये भी ऐसा ही होगा Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 अपॉन क्या आ जाएगा Z3। तो देखो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं सेम, इसका मतलब ZT12 और ZT21 भी क्या होंगे बराबर, यानी दोनों जो लूप हैं उनकी जो अंतरित प्रतिबाधा है, ट्रांसफ़र इम्पेडेंस है, उनकी वैल्यू भी क्या हो गई सेम। तो इस प्रकार हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लिया और उसका प्रूफ हमने सोल्व कर लिया कि किस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि एक लूप के कारण, एक लूप में सोर्स उसके कारण दूसरे में जो धारा है उसका मान वही होगा जब उसी लूप को दूसरे में प्रवाहित कर दिया जाए, तो वही धारा किस में प्रभावित होगी पहले में। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।